Good morning students. Today we are going to continue the unit 9, that is financial management, and the topic is capital structure. Capital structure is one of the most important topic in this chapter, financial management. Now what is the concept of capital structure? Capital structure, it refers to relative proportion of long term sources of funds that is available in the organization, that is known as capital structure. Capital structure में आपको दो वर्ड्स, दैट इज कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इनके मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. बट इससे पहले हमें थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस करनी है. बेटा, फर्म में बिजनेस को प्रॉपर वे से, स्मूथ वे से रन करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है ना. डेफिनेटली हमें फाइनेंस चाहिए बिजनेस को स्मूथ वे से रन करने के लिए. तो उस फाइनेंस को अवेलेबल कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है. इन दोनों सोर्सेज से पहले, वैसे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में इन दोनों का, कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है और ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस को स्मूथ वे से रन करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. और वो फाइनेंस के हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं. वो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल और रिटेन प्रॉफिट. ये हमारी फर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर होता है. ये डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज है जहाँ पे फर्म को अपने आप को स्मूथ वे से रन करने के लिए इन सोर्सेज से फंड अरेंज किया जाता है. तो इससे कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब हमने कहा कि फर्म को स्मूथ वे से रन करने के लिए फर्म के पास डिफरेंट सोर्सेज हैं. अब हम देखेंगे कि उन सोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं. सपोज करो फर्म को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है. अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमें अपने बिजनेस को स्मूथ वे से रन करने के लिए ₹10 लाख की नीड है. अब हमें ये जो 10 लाख है, इसके लिए हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास बहुत सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जहाँ से हम फाइनेंस अवेलेबल कर सकते हैं. तो अब देखो, हमें ये 10 लाख चाहिए था तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से ले लिया 4,50,000, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 2,25,000, बोरोड कैपिटल से 1,12,500, रिटेन प्रॉफिट से 1,12,500 और हमारी जो लाइबिलिटीज और भी हमने सोर्सेज से लिया वो है 1 लाख. तो टोटल हमने 10 लाख रुपीज अरेंज कर लिए. तो अब हमें जो टोटल चाहिए था वो कितना चाहिए था? 10 लाख. अब हमने परसेंटेज ऑफ कैपिटल को कैसे बेटा कैलकुलेट किया है? देखो, जैसे हमें यहाँ पे 4,50,000 हमने इक्विटी शेयर होल्डर से ले लिया और हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी फर्म अमाउंट की? 10 लाख. 10 लाख हमें चाहिए था तो हमने इसका परसेंटेज निकाल लिया. तो हमारे पास 45% हमने इक्विटी शेयर से ले लिया. ऐसे ही सेम प्रेफरेंस का निकलेगा कैसे? 2,25,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100. इसी तरह से बोरोड कैपिटल का 1,12,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10 लाख. इस तरह से हमने परसेंटेज ऑफ कैपिटल निकाल लिया कि हमने टोटल 45% इक्विटी शेयर होल्डर से लिया, 22.5% हमने प्रेफरेंस से लिया, 11.25 हमने बोरोड कैपिटल से लिया, फिर 11.25 हमने रिटेन प्रॉफिट से लिया. इस तरह से हमने डिफरेंट सोर्सेज का परसेंटेज निकाल लिया. अब ये जो हमारा कंसेप्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं, ये जो परसेंटेज है ये हमारा क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज, दैट इज इट इंक्लूड्स short term as well as long term sources. So that is known as financial structure. Now capital structure. If we exclude the current liabilities from financial structure, that is known as capitalization. अगर हमने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से जो शॉर्ट टर्म है, इसमें से सिर्फ हमारा शॉर्ट टर्म क्या था बेटा? करंट लाइबिलिटीज. ये हमारा क्या था? शॉर्ट टर्म. तो अब हमने क्या किया? 10 लाख में से शॉर्ट टर्म, दैट मीन्स कितना था हमारे पास? 1 लाख माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास? 9 लाख. तो हम कैसे निकालेंगे? 4,50,000 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से लिया डिवाइड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई 100. तो हमारे पास कितना आ गया? 50%. इसी तरह से अब इन सबको हम 9 लाख से डिवाइड करेंगे. तो दैट इज नॉन एज कैपिटलाइजेशन. इज इट क्लियर? तो इससे हमने क्या क्या कुछ चीज़ें, हमें कुछ टर्म्स हमें पता चला. सबसे पहले हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. Financial structure is composition of
liability side. That means financial structure includes short term as well as long term liabilities. And now second is capitalization. Capitalization is an aggregation of long term sources. Aggregation of long term sources. That means in capitalization we exclude short term liabilities. If we exclude short term liabilities from the total liability, then it is known as capitalization. Is it clear? Financial structure में क्या है कि पूरा composition of liability side, that means it includes both short term and long term. But in the case of capitalization, current liabilities are excluded, then it is known as capitalization. Now what is capital structure? Capital structure is relative proportion of different sources of long term capital, that is known as capital structure. That means relative proportion of different sources of long term capital is known as capital structure. In the capital structure, capitalization is known as quantitative aspects and capital structure is known as qualitative aspects. Is it clear? I hope so. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन सबको क्लियर है. कैपिटल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जो प्रोपोर्शन है दैट इज नॉन एज कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हम कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से पैसा ले रहे हैं, दैट इज नॉन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. कि जो प्रोपोर्शन लिया है लॉन्ग टर्म का वो है कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन. Financial structure, composition of liability side, that means it includes long term as well as short term. But what is capitalization? If we exclude the short term liability from the financial structure, that is known as capitalization. बेटा ये थोड़ी सी टर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सबको क्लियर होना चाहिए. Is it clear? Okay. Next we are going to discuss debt capital and equity share capital and what is the cost and risk. डेप्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको कॉस्ट और रिस्क के बेसिस पे कंपेयर करेंगे. बेटा डेप्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत सारे हैं. जो हमारे पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने अभी डिस्कस किया, कैपिटल स्ट्रक्चर था ना कि इट इज रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज. वो क्या है? इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डेप्ट है. जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि बोरोड फंड, बोरोड कैपिटल में डेप्ट भी आता है, लोन भी आता है, और उसके बाद रिटेन प्रॉफिट. अभी हमने फिलहाल यहाँ पे इक्विटी और डेप्ट को पढ़ना है. डेप्ट बेटा ये बोरोड कैपिटल है. डेप्ट में हम क्या करते हैं कि पैसा लेते हैं, लेकिन डेप्ट के साथ कंडीशन ये है कि हमने पैसा लिया, डेप्ट का परसेंटेज बिल्कुल फिक्स होता है. और डेप्ट जो होते हैं हमारे ये लेस रिस्की होते हैं. लेस रिस्की क्यों होते हैं? रीज़न ये है क्योंकि हम इनका एक परसेंटेज फिक्स है और वो परसेंटेज इनको हमने दे दिया, वो काम खत्म. ये लेस कॉस्टली होते हैं, इनकी कॉस्ट हमारे लिए कम पड़ती है क्योंकि इनका परसेंटेज फिक्स है. और लेकिन हाँ, इनके साथ एक कंडीशन ये कि अगर हमने थोड़ा सा भी इनका इंटरेस्ट डिले किया तो ये लीगल एक्शन ले सकते हैं, इनके पास पूरी तरह से राइट है. और अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारे डेप्ट बेटा हमारे क्या होते हैं? ज़्यादा रिस्की होते हैं. वो गलती से मैंने लेस बोल दिया, ये हमारे ज़्यादा रिस्की होते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ कंडीशन क्या है कि इक्विटी शेयर का परसेंटेज फिक्स नहीं है. ये फर्म को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेंगे, लॉस के केस में कोई डिमांड नहीं. और ये फर्म के ऊपर अगर इनका डिविडेंड डिले भी होगा तो फर्म के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते. ये राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नहीं है. फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा एंजॉय करेंगे, कम प्रॉफिट होगा तो कम शेयर लेंगे. ये हमारा डेप्ट और इक्विटी का कंसेप्ट है. अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट और रिस्क के बेसिस पे. अगर हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट हमारे क्या है? डेप्ट हमारे लेस कॉस्टली है. लेस कॉस्टली क्यों है? क्योंकि डेप्ट के लिए जो हमें इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट है वो फिक्स है, वो हमने इनका इंटरेस्ट पे किया, दैट्स ऑल. कंपनी के ऊपर वो अलग बात है कि एक कांस्टेंट बर्डन है, डिले नहीं कर सकती, बट इनका जो परसेंटेज है वो क्या है? हमारा बिल्कुल फिक्स है, वही हमें इनको इंटरेस्ट पे करना है. और दूसरी चीज़ ये है कि जब फर्म के पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा तो कंपनी डेप्ट का पेमेंट कर देगी और कंपनी का बर्डन खत्म. लेकिन अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत कॉस्टली है. रीज़न ये, एक तो इनका परसेंटेज फिक्स नहीं है, कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो ये मैक्सिमम शेयर लेंगे, लेस होगा तो लेस. और दूसरी कंडीशन इनके साथ ये भी है
कि जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक ये हमारी कंपनी के साथ पूरी तरह से लिंक्ड रहेंगे। कंपनी अगर इनका पैसा नहीं भी यूज़ कर रही है, वो हमारी फर्म में आइडल पड़ा, तब भी हम इनकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर लाइफ टाइम तक जुड़े हैं, प्लस इनका हर एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस अलग से, दैट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब हम रिस्क की बात करें, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करें तो डेब्ट कैपिटल बेटा हमारा ज़्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट इनका फिक्स है, और अगर कंपनी ने इनका इंटरेस्ट पे करने में थोड़ा सा भी डिले कर दिया तो ये लीगल एक्शन ले सकते हैं, इनके पास पूरी तरह से राइट है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर हमारे बिल्कुल रिस्की नहीं है, बहुत लेस रिस्क है। रीज़न ये है क्योंकि अगर कंपनी इनको प्रॉफिट नहीं दे रही है, शेयर नहीं दे रही है, तो ये कंपनी से डिमांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉस के केस में कोई डिमांड नहीं, कोई लीगल एक्शन ये नहीं ले सकते। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। नाउ नेक्स्ट इज डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। फर्स्ट सिमिलैरिटी, देखो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के साथ कंडीशन सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि प्रेफरेंस को जो प्रायोरिटी मिलती है वो इक्विटी शेयर से पहले। अगर डिविडेंड की पेमेंट की जा रही है तो प्रेफरेंस को मिलेगा सबसे पहले। कंपनी वाइंड अप हो रही है तो पहले प्रेफरेंस को पेमेंट मिलेगा, इनके बाद इक्विटी को मिलेगा। बाकी कंडीशन वही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ भी। हाँ, इनका परसेंटेज जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज। डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हम डेब्ट की बात करें तो डेब्ट के केस में भी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है, जितना भी परसेंटेज हम पहले से डिसाइड कर लेंगे। सेम हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी केस में है कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। हाँ, लेकिन डेब्ट के साथ कंडीशन क्या है कि कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, हर कंडीशन में उनका इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन इसमें नहीं। लेस कॉस्टली, अगर हम बात करें दोनों की, डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों हमारे एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर लेस कॉस्टली है, लेस चीपर है। रीजन क्या है? क्योंकि डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस का परसेंटेज फिक्स है। जैसे हमने 10%, 12% जो भी परसेंटेज फिक्स कर लिया, इन लोगों का परसेंटेज फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो वहाँ पे परसेंटेज हमारा फिक्स नहीं है। कंपनी को जितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो उतनी ज़्यादा ये लोग मैक्सिमम डिमांड करेंगे, इसलिए ये हमारे क्या है कि लेस कॉस्टली है एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का फिक्स है, कॉस्ट भी दोनों की एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर कैपिटल लेस है। नाउ व्हाट इज द डिससिमिलैरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल। इंटरेस्ट पेमेंट, डेब्ट कैपिटल में भी हमने पढ़ा कि डेफिनेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, बट इंटरेस्ट पेमेंट के केस में थोड़ा सा डिससिमिलैरिटीज है। वो क्या है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डेब्ट तो प्रेफरेंस को मिलेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन डेब्ट के साथ कंडीशन ये है कि जो भी इनका परसेंटेज फिक्स है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनको इनका परसेंटेज हर कंडीशन में चाहिए। इनका परसेंटेज कभी भी फ्लक्चुएट नहीं हो सकता है। अगर कंपनी डिले करेगी तो ये लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो हमारे डेब्ट कैपिटल है, डेब्ट कैपिटल से हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। कैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है कि जो भी हम परसेंटेज, जैसे हमें इनका जो परसेंटेज देना है वो हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से इनका इंटरेस्ट लेस कर लेंगे, उसके बाद टैक्स देंगे। दैट मीन्स टैक्स यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। बट प्रेफरेंस शेयर के केस में हम पहले टैक्स पे करते हैं, बाद में हम इनको डिविडेंड देते हैं, तो ये हमें टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख का हुआ, हम ऐसे ही छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, हमें 10% टैक्स पे करना है। डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो हमें पे करना है 10,000। तो हमने 10,000 पहले माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, 90,000। जो हम टैक्स देंगे 10% वो किस पे देंगे, 90,000 पे। दैट मीन्स हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 9,000 का टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। ये तो हमारा था इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे अब प्रेफरेंस को भी डिविडेंड 10,000 ही देना है, लेकिन हम टैक्स अपना किस पे करेंगे,
1 लाख पे पहले हम क्या करेंगे 10% टैक्स पे कर देंगे, दैट इज 10,000, तो ये हमारे पास आ गया 90,000। अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है जो हमें देना है 10,000 वो हम अब देंगे, बाद में देंगे। दैट मीन्स कि पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने टैक्स लेस कर दिया। टैक्स लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा 81,000 का ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेफरेंस को हमने डिविडेंड दे दिया 10,000, यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना बचा 80,000। दैट मीन्स कि टैक्स बेनिफिट हमें किसके केस में होता है, डेब्ट के केस में। प्रेफरेंस के केस में हमें टैक्स बेनिफिट नहीं है। आपने डेब्ट के केस में देखा कि पहले हमने इंटरेस्ट लेस किया, उसके बाद हमने टैक्स पे किया, लेकिन प्रेफरेंस में हमने क्या किया, पहले टैक्स पे किया, बाद में उनका डिविडेंड पे किया। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट 81,000 बचा और यहाँ पे 80,000, और अगर हम इसको लार्ज अमाउंट में लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल। इज इट क्लियर? कंक्लूजन ये है कि डेब्ट और प्रेफरेंस में परसेंटेज तो फिक्स है, लेकिन जो नेचर ऑफ रिस्क है, जो नेचर ऑफ पेमेंट है, वो हमारा क्या है, दोनों में डिफरेंट है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल। होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।